देखिए, जो सहारा के हमारे निवेशक बंधु हैं और जो हमारे दर्शक हैं, वो देखिए बहुत मामूली आदमी नहीं है ध्रुव अग्रवाल साहब। बहुत जबरदस्त काम, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीशिप और इन सबको जानते समझते नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्टिविस्ट है और ईमानदार एक्टिविस्ट है। कभी कोई समझौता नहीं किया जीवन में इन्होंने। अब आप सोचिए, खुलासा हुआ आज, नीरव मोदी को जिस बैंकर ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया सुनील मेहता ने, उस सुनील मेहता के खिलाफ जो हमारे साथ अभी स्टूडियो में बैठे हैं ध्रुव अग्रवाल साहब, वो देश के पहले सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे कम उम्र के, जिनके लिए लॉ अमेंडमेंट हुआ, जिनके लिए लॉ अमेंड किया गया, वो ध्रुव अग्रवाल ने कंप्लेंट फाइल किया सुनील मेहता के खिलाफ कि ये गलत तरीके से, जिस कंपनी के ये ऑडिटर थे, इन्होंने कहा कि आप गलत तरीके से ये पैसा दे रहे हो, इससे बहुत नुकसान होने वाला है। और उसका कंप्लेन किया, एफआईआर किया, जांच हुई, इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन इंक्वायरी में कुछ नहीं हुआ सुनील मेहता के खिलाफ, बल्कि उनको और पंजाब नेशनल बैंक में एलिवेट करके सीएमडी जो इलाहाबाद बैंक का सिंपल फील्ड जनरल मैनेजर था, उसको पीएनबी का सीएमडी बना दिया गया। और सीएमडी बनते ही उसी ने पैसे दिए, और पैसा देने के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में कर रहा है कि भाई हाँ जी ये फ्रॉड हो गया है। हाँ जी ये फ्रॉड हो गया। हाँ। अच्छा, तो देखिए, ये अभी मैं ध्रुव जी के साथ अभी बहुत सारे इश्यूज को लाऊंगा, लेकिन सहारा के मुद्दे पर हम कंटिन्यू हैं कि सहारा के निवेशकों का पैसा कैसे मिले। एक तो अभी इन्होंने जो कहा कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है अगर सारी चीजें फेल हो जाएं और सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो कि नहीं, हमारे 10 करोड़ हमारे जो निवेशक हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, 40-50 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रभावित हैं, उनको किया जाए। एक और मैं अनुरोध कर रहा हूं सहारा प्रबंधन से कि मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे नहीं मालूम है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कितना कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आप वैसा ही हिम्मत एक बार दिखाइए जैसा हिम्मत 1978 में सुब्रत रॉय ने दिखाया, जब एक छोटे से टेबल लैम्ब्रेडा स्कूटर और अपने छोटे परिवार के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की थी। एक बार दोबारा हिम्मत करिए, हिम्मत कीजिए। वो देखिए, छोटी बातें होती रहती है। मैं प्रबंधकों से ये कहता हूं कि अगर थोड़ा हिम्मत आप कर लें, और आप नॉर्थ इंडिया के हैं, गंगा वाले इलाके के हैं, आप कर सकते हैं हिम्मत कीजिए। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया का मेरा मतलब नहीं है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि थोड़ा हिम्मत कीजिए और निवेशकों के साथ मिलिए बैठिए, सरकार के साथ भी मिलिए बैठिए। सरकार को आग्रह कीजिए कि कोई ऐसा अगर खरीदार हो, अगर वो पैसा 25,000 करोड़ पहले दिया जाए और बाकी अगर जो एसेट को निकाल करके दिया जा सकता है, और कंपनी फिर दोबारा कैसे रिवाइव हो, सारा ग्रुप दोबारा कैसे रिवाइव हो, इसके लिए भी सरकार के पास जाइए और कहिए कि कोई रास्ता निकालिए, कुछ तरीका ढूंढिए ताकि हम भी रिवाइव कर जाए। आज भी मुझे लगता है कि सहारा के जो एम्प्लॉय हैं वो भी लाखों में हैं ध्रुव जी, वो सारे क्रॉस रोड पर हैं। अभी मैं जब भी देखता हूं, बात करता हूं, तो वो सारे क्रॉस रोड पर है। तो मेरा ये कहना है कि आप सरकार से मिलिए, और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से, दोनों से व्यक्तिगत रूप से क्यूआई नेटवर्क ये आग्रह कर रहा है कि कृपा करके आप सहारा प्रबंधकों के साथ बैठिए और कोई रास्ता निकालिए। अगर कहीं कोई संपत्ति है तो उनको लिक्विडेट करके दीजिए, और निवेशकों का डेटा, पुख्ता डेटा मंगवाइए, सब मिल जाएगा। अगर इच्छा शक्ति हो तो 1-2% इधर उधर हो सकता है, लेकिन सब मिल जाएगा। और जैसे कि अभी आप देखिए, नरेश गोयल, अब जेट एयरवेज बर्बाद हो गया। ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का विंडिक्टिव अप्रोच पिछली सरकारों की रही है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस विंडिक्टिव अप्रोच से बाहर आकर के आप काम कीजिए। और मैं साफ यहां पे कह रहा हूं, साफ कहना चाहिए पी चिदम्बरम के बारे में। बिल्कुल, पी चिदम्बरम के बारे में मैं साफ कह रहा हूं, और अगर हिम्मत है पी चिदम्बरम को तो आ जाए हमारे साथ डिबेट में। अभी मैं आपको एक पी चिदम्बरम की बात आ गई जी, बताइए। एक तो पहले मैं सहारा पे एक और सजेशन भी दे सकता हूँ जी कि गवर्नमेंट पूरा प्लान करके नेशनलाइजेशन भी कर सकती है, राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है, जैसे 14 बैंक किए थे, मोरारजी देसाई ने किए थे। इसी तरह उसको नेशनलाइज। जो चिदम्बरम की जो बात आई
कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसा फ्री स्टेट बना दिया था, सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारी छूटें देके और सेक्शन 80 के अंदर बहुत सारी छूटें देके कि हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में, हिंदुस्तान के बैकवर्ड इलाकों में हाई टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पे 10 साल तक कोई टैक्स नहीं था, 20 में से 10 साल तक नहीं था, उल्टे इन्वेंशंस पे 133% छूट थी। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर विदेशी कंपनियों को लगा कि हिंदुस्तान तो व्यापार करने के लिए, जैसे ये एक्चुअली आप ये समझिए एक तरह से जीरो टैक्स, एक टैक्स हेवन बना दिए, टैक्स हेवन बना दिए थे जो हमारे पिछड़े इलाके थे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने आना शुरू किया। चिदम्बरम जी आए तो इन्होंने मैट लगा दिया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कि आपको डिडक्शन तो है लेकिन फिर भी प्रॉफिट का आपको 15% या 10% तो देना ही होगा। उससे पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कहा कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो तो बाधा भंग करती है। वोडाफोन वगैरह आई कंपनियां और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां लगाने का, लेकिन जो 20-20 साल की एग्जेम्पशन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे तो 10-10 साल लगते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने थे। इन सब के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लाए थे मनमोहन सिंह जी, क्योंकि वो पी चिदम्बरम, वो क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव जी की वजह से। नरसिम्हा राव बहुत बोल्ड, आज तक इतना बोल्ड प्राइम मिनिस्टर कोई देखा नहीं, जिसने राम मंदिर भी खुलवाया और जिसने इकोनॉमी भी खोली और जिसने इतना लाए थे। मनमोहन सिंह जी तो उनके सारे पे काम करते थे, लेकिन वो नरसिम्हा राव की हिम्मत थी। इवन जब उन्होंने डिवेल्युएशन किया था तब उन्होंने, उसमें एक आलोचना होती है कि जो स्वदेशी बात थी वो नहीं आ पाई, या स्वदेशी हो भी नहीं सकता था जिस तरह से हम लोग। देखिए ऐसा है, स्वदेशी आज भी कहाँ है? आज हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि हमने टेक्नोलॉजी उसी समय बना ली होती तो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते। चाइना ने पूरी जगह किया। वहां पर जो स्कीमें थी बहुत बोल्ड स्कीमें थी। आपको बताऊं, ये जो एक इंस्टांस बताता हूं कि जब रुपये का डिवेल्युएशन किया गया तो कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली पीवी नरसिम्हा राव जी ने। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं अटल जी, उनके पास चले जाओ और उनसे कहो कि ये करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कर लो, तो अपनी कैबिनेट को हम बाद में देख लेंगे। तो बिना कैबिनेट की अप्रूवल के, केवल अटल बिहारी जी की अप्रूवल से उन्होंने डिवेल्युएशन कर दिया और इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। तो वो रिस्ट्रक्चर प्रोसेस जो हमारे यहाँ हो रही थी वो बीच में चिदम्बरम जी की वजह से रुक गई। वो जो मैट था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वो बेसिकली मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक आदमी को रोकने के लिए लगाया गया था। वो आदमी था धीरू भाई अंबानी। उसकी 260 करोड़ रुपए उसकी कंपनी का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स था 260 करोड़, यानी नील। कारण क्या था कि डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस का फायदा लेता था। हिंदुस्तान में जो आदमी 3 गुनी की जरूरत करेगा तो उसको डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा, तो उसका टैक्स नील हो जाएगा। तो अंबानी जी ग्रोथ इतनी तेज करते थे, इतनी करते थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये सवाल उठा, तो फिर उन्होंने मैट लगाया। लेकिन मैट लगाते समय जो प्रोविजंस लगाए थे 1080G और जो कंपनी के, उन पे ध्यान नहीं दिया। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट उस समय रुक गया। तो आज भी मैं कहूंगा, जैसे आज बात हो रही थी मालदीव की और लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप को यदि ये फ्री स्टेट घोषित कर दिया जाए तो जितना सिंगापुर का रेवेन्यू है, इतना रेवेन्यू तो अकेले लक्षद्वीप और अंडमान से आ जाए। तो भारत सरकार को, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।